तो कल हम लोग दो प्रकार का रिएक्शन चल रहे थे, देखो तो कल के हिसाब से। तो कल के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार का रिएक्शन कल चल रहे थे। एक था A+B और ऐसे तीर के निशान दे रहे थे और लिख रहे थे C+D। याद आया आपको? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इधर से इधर जा रहा है लेकिन इधर से इधर नहीं आ रहा था। अगर ऐसा होता है तो हमको इसको इरिवर्सिबल कहते। ऐसा कल हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। कल के कॉपी निकालिए थोड़ा सा। हाँ, इरिवर्सिबल रिएक्शन, कल कॉपी निकालिए। और कल एक रिएक्शन हमने और पढ़ा था कि A+B, हाफ तीर इधर और हाफ तीर इधर, ऐसा पढ़े थे। अच्छा, और पढ़े थे C+D बनता है, देखो ऐसा पढ़े थे। तो कल का इसमें देखोगे तो कल ही के कॉपी में लिखा था रिवर्सिबल। कल के कॉपी में तुम ध्यान से देखोगे तो रिवर्सिबल लिखल मिल जाएगा, रिवर्सिबल। तो आप बताओ, जरा सोचो, ये तीर आगे की ओर जा रहा है कि पीछे की ओर जा रहा है? आगे की ओर। आगे की ओर जाने वाला को फॉरवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। अच्छा, देख के बताओ ये तीर कहाँ जा रहा है, देख के बताओ। पीछे की ओर जा रहा है। पीछे की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं? बैकवर्ड कहते हैं। फिर से अब सीखते हैं। जैसे फिर अगर तीर ऊपर ऐसे चल जाए आगे की ओर तो इसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड। अच्छा, और ऐसे चला जाए तो क्या कहेंगे? बैकवर्ड। याद होगी आप लोग को? फिर से लास्ट बार इसको लिख ही देते हैं आप लोग को, फॉरवर्ड। 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 इसको क्या कहेंगे? बैकवर्ड। तो हम लोग दो चीज सीखे, एगो फॉरवर्ड सीखे, एगो आप क्या सीखे? बैकवर्ड। तो जहां आप लिख रहे थे, क्या क्वेश्चन लिखे थे? रासायनिक साम्य क्या है? तो पहले डायग्राम को बना लीजिए वहीं पे आंसर में। आंसर में डायग्राम को बनाइए। डायग्राम को आंसर में बनाया जाए पहले, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। किसको फॉरवर्ड कहते हैं और किसको बैकवर्ड कहते हैं? डायग्राम को बनाइए। अब परिभाषा हम लोग नीचे से आ जाते। चलिए, लिख दिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अग्रिम, मतलब आगे। और बैकवर्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पीछे, उल्टी। उल्टी। अग्रिम और उल्टी। अग्रिम और उल्टी, है ना? देखा जाए नीचे डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। अभिक्रिया की वैसी अवस्था, 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 अभिक्रिया की वैसी अवस्था जहां पर, अभिक्रिया की वैसी अवस्था जहां पर, जहां पर अग्रिम अभिक्रिया का वेग, अग्रिम अभिक्रिया का वेग, अग्रिम अभिक्रिया का वेग, अभि अग्रिम अभिक्रिया का वेग, अग्रिम अभिक्रिया का वेग, अग्रिम अभिक्रिया का वेग और उल्टी अभिक्रिया का वेग, और उल्टी अभिक्रिया का वेग, और उल्टी अभिक्रिया का वेग, अग्रिम अभिक्रिया का वेग और उल्टी अभिक्रिया का वेग, और उल्टी अभिक्रिया का वेग दोनों एक समान हो जाता है। 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 तो उसे, तो उसे, तो उसे
रासायनिक साम्य के नाम से जानते हैं, तो उसे रासायनिक साम्य के नाम से जानते हैं, तो उसे रासायनिक साम्य के नाम से जानते हैं, तो उसे रासायनिक साम्य के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे अब आ जाइए कल के एग्जाम्पल के अनुसार देखिए। कल हमने देखा था इस प्रकार से, और हमने देखा कि यहाँ बना सी और यहाँ बना, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे कि इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार बताइए क्या कहते हैं? एक को हम लोग अभिकारक कहते हैं और दूसरा को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। अभिकारक से प्रतिफल में बदलने वाले चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रतिफल से अभिकारक में बदलने वाले को क्या कहते हैं? बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं ये बात हम लोग समझ गए। पहले चार चीज पहले समझिए कि तीर के ये साइड वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के इस साइड वाले को प्रतिफल। अब जरा सोचिए कि अभिकारक नहीं रहेगा तो प्रतिफल बनने वाली बातें नहीं है। जो तीर आगे की ओर जाती है उसे फॉरवर्ड कहते हैं, और जो तीर पीछे की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं? बैकवर्ड। ये चार बात हम लोग समझ गए। अब देखिए होता क्या है, जैसे होगा क्या कि अभी दशहरा आने वाला है। अभी दशहरा आने वाला है, क्या होगा कि दशहरा के विजयदशमी, अब समझिएगा बढ़िया से। विजयदशमी के दिन देखिएगा आप 4 बजे शाम में जिस शहर में आप हो उस शहर में कई दिशाएं से रोड आती है। अब सभी चौराहे पर हम एक जगह तो खड़े नहीं हो जाएंगे। ये वाला रोड आई तो यहाँ खड़ा हो गए, और उधर समहवलीपुर से आई तो उधर खड़ा हो गए, उधर आई चंडोस से खड़ा। हम एक ही जगह खड़ा हो सकते हैं। चलो कहीं भी एक जगह सब खड़ा हो जाओ। देखो कहीं पर खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ ठीक 4 बजे शाम में, तो ठीक है। सुबह सुबह होगा कि 10 बजे से आदमी आना मेला में शुरू कर देता है। शुरू में आदमी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, खूब मेला में लोग आदमी आता है। तुम चौराहे पर खड़ा होकर देख रहा है, दिन भर ऑब्जर्वेशन कर रहा है। जब आदमी मेला देख के थक जाता है तो घरे लौटना शुरू कर देता है कि चलो अब घरे चलो, बेकार है अपना अपना चलो। शुरू में 10 बजे से आदमी खाली आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। 4 बजे के बाद जेकर दूर घर है वो जानो शुरू करेगा कि ना अब हम चले घरे, अब हम चले घरे। शुरू में आने वाला का वेग बड़ा तेज था, और शुरू में कोई नहीं घरे जा रहा था। 4 बजे से शुरू किया घरे जाना। 4 बजे से धीरे धीरे 6 बज जाएगा, शाम के 6 6 बजे एक समय ऐसा आएगा जितना आदमी आ रहा है और उतने आदमी मेला देख के जा रहा है। अब देखिएगा दम यही अक्सर होता है, थोड़ा पता नहीं चलेगा कि आदमी आ रहा है कि आदमी जा रहा है, भीड़ उतने है। दशहरा में एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ मेला में भीड़ एकदम कांस्टेंट हो जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ना बढ़ने ना घटने का तात्पर्य यही है कि जितना आदमी मेला देख के जा रहा है और उतने ही आदमी आ रहा है, तो बताइए ये हमेशा मान लिया लगता है कांस्टेंट हो गया है, ना भीड़ बढ़ रही है ना भीड़ घट रही है। और ऐसे ही अवस्था को साम्य अवस्था का, आपसे को पूछेगा कि साम्य अवस्था क्या है, तो ऐसे ही अवस्था को कौन अवस्था कहते हैं? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में होता क्या है कि आने वाला का वेग मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग और बैकवर्ड रिएक्शन का वेग एकदम बराबर हो जाएगा। उसी अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। मतलब ए और बी मिलके सी और डी शुरू में खूब बनेगा तेज गर्दा। तब शुरू में तो खाली वो नहीं से रिएक्शन होगा, लेकिन जब शाम 4 बजेगा तो कहेगा ना अब इन्हें लौट चले। आप लोग ना जानते तो जानिए, ईश्वरीय राय के नाम सुना है? हाँ ठीक है, बताओ ईश्वरीय राय के पहला सिनेमा का नाम बताओ।
नहीं पता, चलो आओ अब लौट चले, वो जी सिनेमा का नाम है, आओ अब लौट चले, ठीक है। तो देखो शुरू में इधर से इधर खूब जा रहा था, यानी शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग बड़ा ज्यादा है, लेकिन इधर से इधर एक को नहीं लौट रहा था। लेकिन 4 बजे के बाद लौटना शुरू कर दिया, 6 बजे बजे जितना आ रहा है उतना लौट जा रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग और बैकवर्ड रिएक्शन का वेग एकदम बराबर हो गया। ऐसे ही अवस्था को कौन अवस्था कहते हैं? साम्य अवस्था। आपसे कोई पूछेगा कि ऐसे अवस्था को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहले ये रिएक्शन को लिखे तेजी में, इस रिएक्शन को सबसे पहले लिखे, इस रिएक्शन को लिखे, हाँ पहले इसको लिखते हैं तेजी में हम लोग, जैसे में लिखिए। अरे अब तो ओकरा पढ़ावे में लग गई, एकरा अपने आवा है। उत्तम सही तनी कर दो हो। चलो रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिख लिया। लोकल नहीं, हाथ खड़ा, बस बाकी लोग आए थे, हाथ खड़ा रखिए, गिन लेते हैं, देखेंगे, ठीक है। हाथ गिराइए। जिस गर्भ से आप लोग हाथ खड़ा किए उस गर्भ से पीछे वाला चीज पढ़ाने नहीं जा, थोड़ा गर्भ से हाथ खड़ा कि जैसे खड़ा करेंगे तो कल वाला शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा तो पता चलेगा कि रोज कल ही वाला चीज पढ़ा रहे हैं, आज का चीज तो पढ़ाई नहीं हुई। लिखिए, दिए गए अभिक्रिया में, 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 दिए गए अभिक्रिया में ए प्लस बी मिलकर, दिए गए अभिक्रिया में ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बन रहा, सी प्लस डी बन रहा, और सी प्लस डी मिलकर ए प्लस बी बन रहा है, और सी प्लस डी मिलकर ए प्लस बी बन रहा है, और सी प्लस डी मिलकर ए प्लस बी बन रहा है, सी प्लस डी मिलकर ए प्लस बी बन रहा है। ये हम लोग आंख से देख भी रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर क्या बन गया? सी प्लस डी, और सी प्लस डी मिलकर क्या बन गया? ए प्लस बी। उसी में लिखिएगा, प्रारंभ में, प्रारंभ में ए प्लस बी मिलकर, प्रारंभ में ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बनने का वेग बड़ा अधिक होता है। ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बनने का वेग बड़ा अधिक होता है। सी प्लस डी बनने का वेग बड़ा अधिक होता है, बड़ा अधिक होता है। और इस वेग को, और इस वेग को अग्रिम अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अग्रिम अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, अग्रिम अभिक्रिया का वेग कहा जाता है।
अग्रिम अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अग्रिम अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अग्रिम अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। और इस वेग को अग्रिम अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। 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 लेकिन 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 बाद में C प्लस डी मिलकर बताइए क्या बनता है। C प्लस डी मिलकर A प्लस बी बनता है। C प्लस डी मिलकर A प्लस बी बनता है, जिसका वेग तेज हो जाता है। जिसका वेग तेज हो जाता है। जिसका वेग तेज हो जाता है। और ऐसे वेग को उल्टी अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। और ऐसे वेग को उल्टी अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ऐसे वेग को उल्टी अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ऐसे वेग को उल्टी अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ऐसे वेग को उल्टी अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अभिक्रिया का एक ऐसा अवस्था आता 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 है जहां पर जहां पर जहां पर अग्रिम अभिक्रिया का वेग अग्रिम अभिक्रिया का वेग अग्रिम अभिक्रिया का वेग और उल्टी अभिक्रिया का वेग अग्रिम अभिक्रिया का वेग और उल्टी अभिक्रिया का वेग एक समान हो जाती है। अग्रिम अभिक्रिया का वेग और उल्टी अभिक्रिया का वेग एक समान हो जाती है। एक समान हो जाती है। एक समान हो जाती है। तो उस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। उस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। बोर्ड पर मैं लिख दिया हूं, उस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। उस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट कहा हो गया। नीचे स्टार लगा के साम्य अवस्था का ग्राफ, 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 साम्य अवस्था का साम्य अवस्था का। हमने ऐसा लगता है आप शुरू में आए थे तो ऐसा बोले थे, शायद याद होगा, 11th में 16 लेसन पढ़ने हैं। ऐसा हमने बोला था। अच्छा एक बात बताइए, इस समय के साथ सोच के बताना, के साथ लाइन कट गया क्या? तो समय के साथ ये पढ़ाई आप लोग का घटते जा रही है कि बढ़ते? तो कॉपी में मटेरियल
आज जो 16 लेसन था वो लेसन में कोची के साथ तो समझ में आ गया। समय के साथ कॉपी में मटेरियल और लेसन जो 16 पीस था धीरे धीरे, ये तो समझ में आ गया, ग्राफ इसी का नाम। इस समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रही है कि घट रही है, समय के साथ ही निकल। समय के साथ आप याद कितना, याद करने का दर क्या है समय के साथ? समय जिस दर से बीत रही है उस दर से याद कितना, ईमानदारी से बोलिए, बोलिएगा तो इंसान क्या पढ़े। तो बोलिए ना जो बात है फांस, समय के साथ आपका याद करने का बढ़ते जा रही है कि घटते जा रही है? घटते जा रही है। लेकिन मटेरियल यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही होगा। बताओ 11th में कितना लेसन पढ़ना था, 16 लेसन। तो समय के साथ 16 लेसन में क्या हो रही है, और बढ़ते जा रही है कि घट रही है? जब घटेगा तो नीचे की ओर आना, घटेगा तो क्या नीचे की ओर, अब बढ़ेगा तो क्या, फिर से घटेगा तो कहाँ चले आओगे, जहां हो नीचे आ जाओगे। यहाँ 16 लेसन था, 5 लेसन पढ़ लिए, लेकिन घटता चला गया, और जो कॉपी में मोटाई है वो क्या होते जा रहा है। अब देखो बढ़िया से, समय और वेग के साथ हम लोग ग्राफ, एक ही बार में सीखना है, दोबारा घरे जाके ट्राई नहीं करना, एक बार में सीख जाना, एक बार में क्या करना है, सीख जाना है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि यहाँ पर हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या, क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं है, वो है, क्या है, नॉट जीरो, इट इज ओरिजिन। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या है। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता रहता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, जीरो। लेकिन क्या पता कि जीरो था कि वो था, दोनों तो देखने में एक ही जैसा लगता है, अंतर है देखना। जीरो हमेशा मोबाइल या कैलकुलेटर में इस शेप में आ, वो मोबाइल या कैलकुलेटर में इस शेप में वो शेप एक ही है। तो सोच के बताओ, यहाँ पर ओ रहता है कि ऐसे जीरो रहता है, वो रहता है, तो वो जीरो कैसे हो सकता है, मतलब हम लोग को बताया नहीं गया। ओरिजिन पॉइंट, प्रारंभिक। चलिए थोड़ा सा अब देखो, अच्छा जरा तुम सोचना, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा बताना। ए प्लस बी है और लिख दिए सी प्लस, और तीर इधर, कौन घटेगा बताओ है? लेकिन एक बात ही है, कोई नहीं घटेगा ना, तो होगा क्या कि कोई बनबो नहीं करेगा। लेकिन प्रारंभ में ई वाला घटेगा, ई वाला बढ़ेगा। प्रारंभ में ए वाला घटेगा और ये वाला बढ़ेगा, लेकिन बाद में ई वाला घटेगा, ई वाला, तो किसी न किसी को तुमको दिखाना पड़ेगा ना कि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। चलो तो मान के चलो कि हम लोग उल्टी अभिक्रिया यहाँ से गिनते, कौन अभिक्रिया, उल्टी अभिक्रिया, और यहाँ से सीधी अभिक्रिया, एक अवस्था पर तो आके मिली ही नहीं। तो ये हो गया उल्टी अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, उल्टी अभिक्रिया, एक अवस्था पर दोनों आके मिल जाएगा, उल्टी अभिक्रिया। और इसका सीधी अभिक्रिया, सीधी अभिक्रिया का क्या नाम बोले थे, अग्रिम अभिक्रिया, एक अवस्था पर आके मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, जिस अवस्था पर आके मिलेगा उस अवस्था का नाम साम्य अवस्था का नाम क्या होगा, अवस्था का नाम साम्य, जहां पर दोनों आके मैच कर जाएगा, मिल जाएगा, का नाम क्या हो जाएगा, साम्य। तो अच्छे से इस डायग्राम को बना ले, कुछ सुंदर डायग्राम को, ग्राफ को अच्छे से बनाए।
ये हो गया तुम्हारा समय के साथ, इसके साथ, समय के साथ एक ऊपर की ओर बढ़ रहा है, समय इधर ग्राफ बना। ठेंगे गाड़ी वाला के माफ है, जो लोग पैदल चल, जो लोग अपना गाड़ी से आ रहे हैं उनको लगता है मेरा अपना गाड़ी है, कभी किसी वक्त भी जा सकते हैं। जस्ट थोड़ा टाइम पास कर, उसको छूट भी जाए, क्या में पड़ जाएंगे आप। चलिए इसको हटाया जाए क्या। अग्रिम अभिक्रिया का वेग और उल्टी अभिक्रिया के वेग इस पॉइंट पर आके मिल जाता है, उस पॉइंट का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे। सामने हटाया जाए इसको क्या। जो लोग लिख लिए वो लोग समझिए, इस अवस्था पर आकर के क्या मैच कर जाए बताओ, इक्विलिब्रियम। हाँ, जिस अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया का वेग और बोलो उल्टी अभिक्रिया का वेग जिस पॉइंट पर आके मिल जाए उसे क्या कहेंगे। सामने बस समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब हम चलेंगे सक्रिय द्रव्यमान क्या है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सक्रिय द्रव्यमान क्या, क्वेश्चन लिखिए सक्रिय द्रव्यमान क्या, सक्रिय द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या, सक्रिय द्रव्यमान तुम लोग पढ़ा है, याद भले ना है पढ़ा है। देखो याद थोड़ा सा दिलाते हैं, सक्रिय द्रव्यमान क्या सब लोग पढ़ा है। सक्रिय द्रव्यमान को मोलरता कहते हैं, देखो पढ़ा है कि नहीं आप बताओ, पढ़ा है तो लिखो अब, तो सक्रिय द्रव्यमान को मोलरता कही, सक्रिय द्रव्यमान को क्या कही जाती है, मोलरता कही, सक्रिय द्रव्यमान को मोलरता कही जाती, सक्रिय द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा, सक्रिय द्रव्यमान को क्या कही जाती है, मोलरता कही। नीचे लिखोगे इसे मोलर सांद्रण भी कहते हैं, इसे मोलर सांद्रण भी कहते हैं।
इसे मोलर सांद्रण भी कहते। अब देखो एक ही चीज के कितने नाम हो गए, सक्रिय द्रव्यमान भी हो गया, मोलरता भी हो गया, और क्या हो गया, मोलर सांद्रण। तो सक्रिय द्रव्यमान, मोलरता और मोलर सांद्रण कितने हो गए। नीचे फिर लिख लो इसका अर्थ, इसका अर्थ ये लिख लो, इसका अर्थ प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, इसका अर्थ प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या होती, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या होती, विलेय के मोलों की संख्या होती। आपने अभी क्या क्या समझा, तो बताओ सक्रिय द्रव्यमान के अगला नाम क्या बताए थे, मोलरता। वेरी गुड, मोलरता। अच्छा, इसी का एक और बताए थे क्या, मोलर सांद्रण। अभी हम बता रहे थे ना, मोलर सांद्रण। और इसका फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा, पहले भी हम लोग पढ़े थे, विलेय की मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अब बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। तो ये तुम्हारा पहला लेसन भी हम लोग पढ़े थे, तो पहला लेसन यहाँ भी जान नहीं छोड़ा, तो पहला लेसन वाला चीज इसमें जरूरत आवश्यकता थी, इसीलिए हमने लिखवा दिया। फार्मूला के तौर पर इसे लिख, फार्मूला के तौर पर इसे लिख लीजिए, फार्मूला के तौर पर इसे लिख, फार्मूला के तौर पर इसे, फार्मूला के तौर पर लिख। अब बताओ ये जो फार्मूला है कितना चीज का फार्मूला है, पहले ये बताओ, ये कितना चीज का फार्मूला हो गया, ये वाला फार्मूला कितना चीज का हो गया, तीन चीज का ये फार्मूला हुआ। कोची कोची का हुआ, तो सक्रिय द्रव्यमान का यही फार्मूला, मोलरता का यही फार्मूला, मोलर सांद्रण का भी यही फार्मूला, ये तीन चीज की फार्मूला हुई, एक चीज की फार्मूला नहीं है, तीन चीज की फार्मूला हो, तीन चीज की ये फार्मूला, सक्रिय द्रव्यमान का यही फार्मूला, मोलरता का यही फार्मूला और मोलर सांद्रण का यही, तीन चीज की एक बार फार्मूला। अब हम आगे बढ़े। अब देखो तुम लोग ऐसा कभी पढ़ा था क्या कि मोलों की संख्या, हमसे कभी पढ़े हो क्या, मोलों की संख्या बराबर ऊपर में द्रव्यमान लिखते थे, देखो तो बट्टा बोलो तो आणविक द्रव्यमान, ऐसा कभी पढ़े हो हमसे। अच्छा, मोलों की संख्या को हमको किससे डिनोट करना रहता है, इन से, और द्रव्यमान को किससे, और आणविक द्रव्यमान को किससे। तो क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो क्या, तो अब नीचे ये भी पढ़े हो तो ये भी लिख लो, अगर पढ़े हो तो ये भी लिखी, छोटू बात नहीं बनाना है, ओके। मान लिया कि तो पहले बकलोल हो, ऊपर से गप हाँकते हो, धीरे धीरे और बकलोल हो जाओगे। चलो हो गया, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, छोटी एन बराबर छोटी एम बटा बड़ी एम, ऐसा हमने। अब एक बात और सीखना है हम लोग को ना, देखो सक्रिय द्रव्यमान, कौन द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान को बड़ी ब्रैकेट से सूचित करते हैं, कौन ब्रैकेट से, हाँ। चलिए मोलरता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं पता है, बड़ी एम से। तो ये बात स्टार लगा के आप लोग लिख लो, सक्रिय द्रव्यमान को बड़ी ब्रैकेट से और मोलरता को बड़ी एम से सूचित कर, सक्रिय द्रव्यमान को बड़ी ब्रैकेट से और मोलरता को बड़ी एम द्वारा सूचित किया जाता है।
सक्रिय द्रव्यमान को बड़ी ब्रैकेट से और मोलरता को बड़ी एम से सूचित करते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को बड़ी ब्रैकेट से और मोलरता को बड़ी एम से सूचित करते हैं। हो गया ना? चलो अब देखो यहाँ पे, अब तुमको पहचानना है कि इसका क्या नाम दे, बताओ। कौन द्रव्यमान बताओ? सक्रिय द्रव्यमान। अच्छा, उसी प्रकार इसका क्या नाम दे? मोलरता। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनोगे कैसे पढ़ा जाता है। अगर हम ए लिखे ना तो ए, इसको ए को ए ही पढ़ेंगे, लेकिन ए को जब बड़ी ब्रैकेट में रख देते हैं ना तो इसको पढ़ते हैं ए का सक्रिय द्रव्यमान। क्या पढ़ते हैं? तो उसी प्रकार हम बी को बड़ी ब्रैकेट में रख दिए, पढ़ लो अपने से। वेरी गुड। उसी प्रकार हम सी को बड़ी ब्रैकेट में रख लिए, पढ़ लो। वेरी गुड। आइए सी का मोलरता, सी का, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है। इसको दो बात पढ़ेंगे, एक की मोलरता या एक की सक्रिय द्रव्यमान। इसको क्या पढ़ेंगे? बी की मोलरता या बी की सक्रिय द्रव्यमान। इसको भी दो तरीके से, सी की मोलरता या सी की मोलरता या सक्रिय द्रव्यमान कहने का मतलब होता है कि उसे बड़ी ब्रैकेट में रखे। कौन ब्रैकेट में रखे? उसको पढ़ा रही है, एक लाइन कट तो पढ़ाते रहती है। वो तुमसे ज्यादा समझदार, तो लगता हुआ कि ज्यादा समझदार हम हैं। हर बकलोलमन को यही लगता है कि सबसे ज्यादा समझदार हम ही हैं, और वो अपना अपना हिंट से देगा बगल वाला के। क्या कीजिए, बोर्ड बंद करवा दी नजर, कुछ सिखाई। अब एकदम ऐठल है, एक नंबर के तू इतना कस कस के देखी। हाँ, अब देखो पढ़िया गया, पी की मोलरता या बी की सक्रिय द्रव्यमान पढ़िया गया, सी की मोलर द्रव्यमान या सक्रिय द्रव्यमान या मोलरता। अच्छा, अब इस बार पढ़ो, NaCl बड़ी ब्रैकेट में रख दिए, जरा पढ़ो तो अभी। NaCl की सक्रिय द्रव्यमान या NaCl की मोलरता। ओके, चलिए KCl जब रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? KCl की सक्रिय द्रव्यमान या KCl की मोलरता। चलिए अगर हम लिख दिए CaCO3 और बड़ी ब्रैकेट में रख दिए, बन जाएगा ना अपने से कैल्शियम कार्बोनेट की सक्रिय द्रव्यमान या कैल्शियम कार्बोनेट की मोलरता या मोलर सांद्रण के नाम। वेरी गुड। कभी कभी ऐसे देगा ग्लूकोन डी, फॉर्मूला पढ़ा है ग्लूकोन डी का? होता है C6, हाँ, H बार, हाँ, O6 पढ़ा है कभी? आप बताओ, कभी कभी वो किताब में ऐसे ग्लूकोज का फार्मूला लिख के आप बड़ी ब्रैकेट में ऐसे बंद कर ले रहेगा, तो जो लड़का आज क्लास में मौजूद हो तो गर्दा उड़ा देगा, कहेगा ग्लूकोज की सक्रिय द्रव्यमान, ग्लूकोज की मोलरता, ग्लूकोज की मोलर सांद्रता। कभी कभी चीनी का फार्मूला बताओ, C12 H22 O11, और घर में इससे बंद कर दिया, कहा तीन तरीके से पढ़ो। तो चीनी की मोलर सांद्रण, चीनी की मोलरता और चीनी की सक्रिय, सक्रिय ना, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। सक्रिय द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं बोलो तो? एक्टिव मास। सक्रिय का हिंदी क्या हो गया? एक्टिव होगा, हिंदी इंग्लिश होगा, और द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होगा? मास। तो आप लोग को पढ़ने आ गया, वेरी गुड। अब देखो सब लोग समझो यहां से, जैसे हमने लिखा यहाँ CO2, क्या लिखा? अब बताओ, क्वेश्चन बन जाएगा ना? इसको बताओ क्या पढ़ते हैं, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का सक्रिय द्रव्यमान। अच्छा, सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला हम जरूर बताए हैं, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और नीचे में विलयन की आयतन। बताओ विलयन की आयतन को किससे? इससे। वेरी गुड। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब सब लोग समझिएगा कितना आसान है, कितना हल्का है, कितना आराम से इसको सीख सकते हो। लेकिन हाँ, अंदर से जिज्ञासा रहेगा सीखने का, अंदर से जिज्ञासा है कि नहीं क्लास में जाके बैठ के बदमाशी करें, बकलोलिया वाला काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम हार जाएंगे, तुम्हारा तुम जीत जाओगे, हम हार जाएंगे। अब देखो एन का फॉर्मूला हम बताए हैं, छोटी एम बटा, बताओ,
अगुना क्या लिख सकते हैं बोलो? तो बताओ, CO2 का सक्रिय द्रव्यमान कुछ न बुझाए तो मोल प्रति लीटर लगा दीजिए, मोल प्रति। आओ न बुझाए ना, तो छोटी एम बटा बड़ी एम गुना भी। आई मोलरता का सिंबल है, किसका सिंबल है? देखिए तुम गड़बड़ा सकते हो कि ये जो एम में गड़बड़ सरबड़ लग रहा है सर, यही वाला ठीक लग रहा है, नहीं, मोल प्रति लीटर। ठीक है। अब जरा तुम सोचो, कभी ना कभी ऐसा हम पढ़ाए थे, देखो याद करो तो। CO2 कार्बन का भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का भार कितना? 16। गुना कितना? 2। तो बताओ जल्दी, 12 प्लस कितना? 32। अब बराबर कितना? ये द्रव्यमान है कि आणविक द्रव्यमान? तब बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं कि CO2 बराबर छोटी एम के छोटी एम, आणविक द्रव्यमान के जगह पर 22 गुने भी, हाँ या ना? अच्छा, लिख सकते हैं मोल प्रति कितना लिखें? अच्छा 44 लिखें। अच्छा कितना लिख दें? 44। इसी प्रकार तुम लोग इस बार बताना, मेथेन का सक्रिय द्रव्यमान, किसका सक्रिय द्रव्यमान? तब बताओ सोच के, छोटी एम कहाँ लिखें? अच्छा, इसका बड़ी एम कैसे निकालते हैं? तो कार्बन का कितना? 12। हाइड्रोजन का कितना? तब 12 4 कितना? 16। गुना क्या लिख दे? अच्छा, उसके बाद क्या लिखें? मोल प्रति। सब लोग आगे समझना। देखो एग्जाम्पल नंबर और एग्जाम्पल, इसको पढ़ते हैं मेथेन का सक्रिय। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, हमने एग्जाम्पल नंबर लिखा तीसरा, हमने लिखा NaCl का सक्रिय द्रव्यमान, किसका सक्रिय द्रव्यमान? द्रव्यमान पहले लिखेंगे, द्रव्यमान तो द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? छोटी एम से। और आणविक द्रव्यमान को अगुना क्या? भी। ओके। अब बताओ तुम लोग, द्रव्यमान को ABCDEF कुछ मान ले, XYZ कुछ मान लो, अपना नहीं मानना है मत मानो, छोड़ दो। आणविक द्रव्यमान तो कम से कम निकाल लो। बताओ सोडियम का कितना? 23 होता है। उस सोच और समझ के बड़ा निर्णय लेते हैं, तब बकलोल कहते हैं। लोग को लगता है कि इसको मनमा में आता है, ऐसी बक देते हैं। बहुत निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब ना बकलोल। अच्छा सोडियम का कितना और क्लोरीन का कितना? 35.5। तो 23 जोड़ 35.5 कितना हो गया? 58.5। गुना क्या लिख दे? अच्छा यूनिट में क्या लगा दे बोल? मोल प्रति। हम 2 3 देंगे सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए, अपने से ईमानदारी से निकाल लोगे? बताओ ना बाहर पड़ेगा। तो जल्दी 3 एग्जाम्पल लिखे, 3 एग्जाम्पल तुमसे बनवा रहे, तेजी में जल्दी फास्ट कम ऑन। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट। अब बताओ सोच करके, तुम लोग को लगता है कि पंखा शौक से बंद करता है, अब तो लाइट भी शौक से बंद किए होंगे। बताओ इतना कम दिमाग है तो कैसे ISC में पहुंचा तुम लोग? ये वाला लाइट बंद करो तो, पीछे वाला लाइट जलाओ, इसको बंद करो, पीछे वाला लाइट जलाओ। ए पीछे वो वहां वो कोना के कोना, उसको नहीं पता चलता, 4 5 महीना बीत गए, लाइटें पता चली थी। वहां के एक लाइट है, सीलिंग लाइट जलाओ, ऊपर का सीलिंग लाइट है ना एक, चेक करना। हाँ नहीं वो नहीं, वो मूर्ख आदमी, इतना बकलोल हो। हम कह रहे सीलिंग लाइट, छत की लाइटें जलाओ।
छोड़ दो। हम कभी नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इंटरमीडिएट के छात्र छात्रा बहुत तेज होगी अपने आप। बहुत तेज समझते हैं तुम लोग को। अब बना लोगे ना अपने साथ सक्रिय द्रव्यमान निकाले, आ गया ना। सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले उसको कहाँ रखेंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर। द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान गुना आयतन। चलो चौथा नंबर बना के दिखाओ जल्दी। वाटर का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, जल्दी। वाटर का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, जल्दी बताओ। वाटर का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, जल्दी बताओ। तुम इधर बैठो। चलो जल्दी बनाओ, वाटर का सक्रिय द्रव्यमान। वाटर का सक्रिय द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान गुना आयतन, बन गया। मोल प्रति, पता चला 18 कहां से लाए। कैल्शियम ऑक्साइड का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। कैल्शियम ऑक्साइड का सक्रिय द्रव्यमान निकाल, कैसे निकालोगे। छोटी एम बटा 56 इंटू भी मोल प्रति लीटर। मोल प्रति, ग्लूकोन डी का निकालना है सक्रिय द्रव्यमान। ग्लूकोन डी का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। ग्लूकोन डी का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। ग्लूकोन डी का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान गुना आणविक द्रव्यमान बटा भी। बताओ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान ग्लूकोन डी का कितना होता है, मोल प्रति, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति, मोल प्रति, हो गया। मोल प्रति सक्रिय, कौन क्या पढ़ रहे थे हम लोग अभी, सक्रिय, सक्रिय द्रव्यमान हम लोग पढ़ लिए। अब इसका क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या, पहले हम लोग पढ़े सक्रिय द्रव्यमान, उसके बाद अब नियम में आ। सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए न सिखाते तुम लोग माथा खखोर देता कि वही नहीं आता हम लोग को निकाल। सक्रिय द्रव्यमान का, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। अब सबसे पहले समझना है कि सक्रिय द्रव्यमान का नियम आया कब था। दो तीन बात बताएंगे, उतना कल सुनेंगे भी। सक्रिय द्रव्यमान का नियम 1864 में आया था। कब आया था, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं, पूरा केमिस्ट्री में 10 से 15 20 को ईस्वी रहता है। फिजिक्स में यही रहता है, आज जैसा 2-4 हजार नहीं रहता, 2-4-10 को रहता है। ये नियम लाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो नार्वे देश के थे। कौन देश, नार्वे देश। घटना कब की है, कौन देश का वैज्ञानिक थे, 2 गो वैज्ञानिक थे।
दो गो वैज्ञानिक, एक का नाम था गुलबर्ग, एक का नाम क्या था, गुलबर्ग, और दूसरा का नाम था वागे। वागे, इतने बात कल पूछेंगे। सक्रिय द्रव्यमान का नियम कब लॉन्च हुई थी, किस देश से लॉन्च हुई थी, नॉर्वे देश से लॉन्च हुई थी। कितने रसायन शास्त्री मिलकर लॉन्च किए थे, कौन कौन, गुलबर्ग और वागे। तुमको लगता है कि हमें बिना लिखे हुए याद हो जाएगा, हमें कोई इतराज नहीं है, हमको याद से मतलब है। तुमको लगता है कि नहीं हम लिखला के बाद याद करेंगे, तुम लिख लो। कल हम किसी भी परिस्थिति में बोहनी ऐसे करेंगे, पहले सुनेंगे, ना बताने पर धुआंधार मारना शुरू करेंगे। कल से पहले यहीं से सुनेंगे कि नियम आया कब था, कहां से आया था, के गो रसायन शास्त्री थे और नाम क्या क्या था। शुरू एजे से करेंगे, मारना शुरू एजे से करेंगे। बढ़िया से लिख लो। कल से ड्यूज वाला का एंट्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नो एंट्री। कल से ड्यूज वाला का नो एंट्री, ध्यान में रखिएगा। कल से ड्यूज वाला का नो एंट्री।